हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, पद्मा सचदेव एक कवित्री और उपन्यासकार थीं। डोगरी भाषा की वो पहली आधुनिक महिला कवित्री मानी जाती हैं। पद्मा सचदेव का रेडियो यानी आकाशवाणी से भी गहरा नाता रहा और आकाशवाणी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं। आज के कार्यक्रम में हम आपको पद्मा सचदेव से ममता उपाध्याय की एक बातचीत सुनवाने जा रहे हैं। ये बातचीत टेलीफोन पर की गई थी। आइए सुने। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं पद्मा सचदेव जी। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री के रूप में आपका नाम सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में जाना माना नाम है, चर्चित नाम है, परिचय का मोहताज नहीं है। और आप कवित्री हैं, लेकिन कवित्री के साथ साथ आपने गद्य में भी लेखन किया है, अखबारों में लिखा है, साथ साथ आप रेडियो से भी जुड़ी रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि मेरा जो ये शुरू हुआ था रेडियो से ही शुरू हुआ था जी। 1952 या 53 से जी। मैं ये काम कर रही हूँ। जी जी। तब मैं 13-14 बरस की थी और रेडियो में जाना, पहले 1-2 बार बच्चों के प्रोग्राम में भी गई जी। हर महीने कविता एक पढ़ती थी हिंदी में जी। और मुझे याद है मेरी 20 रुपए आते थे। अरे तब 20 रुपए में पूरा खानदान पढ़ता था। जी जी। तो माँ कहती थी ये मेरा कमाऊ चूत है। तो कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में। देखो, जो नदी है ना वो बहती नहीं है हमारे यहाँ, वो बहती है धरती के नीचे। अच्छा। देविका। 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 अच्छा जी। आपका गांव पुरुमंडल। पुरुमंडल जी। ये बड़ा ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि यहाँ पर शिवजी जो हैं जी, वो एक पहाड़ी पर निकल आए थे। हम लोग साल भर रहे थे पुरमंडल में, फिर माँ की नौकरी लग गई थी क्योंकि पिताजी नहीं रहे थे जी। तो माँ टीचर लग गई थी। तो हम जम्मू चले गए थे। अच्छा। है ना जी। और मैं 2 महीने हर छुट्टियों में पुरमंडल जाया करती थी। जी। तो मैं वहाँ घंटा 2 घंटा बैठ के शिवजी महाराज से बात भी करती थी, उनको भजन भी सुनाती थी, कोशिश करती थी कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। मूलतः आप स्वयं को कवित्री ही मानती हैं। बिल्कुल जी। तो वो जो कविता लिखने की शुरुआत थी वो किस तरह हुई? देखो, जब मैं लिखती थी ना तब मुझे पहले बहुत शर्म आती थी जी। मैं किसी को बताती नहीं थी। फिर एक बार एक डोगरी कवि सम्मेलन था जी। तो वहाँ मेरी सहेली के भाई ने कहा कि पद्मा, तुम कविता लिखती हो, क्या वहाँ पढ़ोगी? मैंने कहा जरूर। मैं गई और मैं नीचे बैठी थी। उन्होंने कहा पद्मा शर्मा, तो मैं ऊपर गई। मैंने कविता पढ़ी गाकर, तो मैं आ गई और फिर मैं भागी घबराहट के मारे। मुझे सबसे बड़ी बात ये याद है, इतनी प्यास लगी थी और 9 बजे से सब दुकानें बंद हो जाती थी। हाँ। तो एक पान वाला था जिसमें पान रखे हुए होते थे ना, वो पानी उसने मुझे कहा ये है, आप पीना चाहें तो पी लीजिए। जी जी। तो बस अगले दिन वो कविता छप गई। सारे शहर को पता चल गया कि कवित्री पैदा हो गई है। तो ये बताइए वो यात्रा किस तरह से आगे बढ़ी आपकी? जब मैंने वहाँ कविता पढ़ी तो वो गीत बिल्कुल, चूंकि मैं गाना भी गाती थी बहुत, ढोलक बजा बजू के, है ना, लोकगीत भी गाती थी, तो उसमें कोई दोष नहीं था। जैसे छंद ठीक ठाक था, है ना, शब्द बहुत अच्छे थे। तो सब लोगों ने पूछा कि ये किसने कविता इस लड़की को लिख के दी है? अच्छा। तो सबने कहा हमने तो नहीं दी। तो हाँ, फिर बताइए तो किस तरह से जब लोगों ने कहा कि कौन लड़की है जिसने कविता लिखी है, फिर इस तरह सारे शहर में मशहूर हो गया जी कि एक पद्मा नाम की लड़की है, उसने जाके कविता पढ़ी। कौन है? मेरे पिताजी का बड़ा नाम था। मेरे पिताजी ने हमको बड़े श्लोक सिखाए हुए थे जी। तो वो हम जगह जगह जाके पढ़ते थे तो बड़ा लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। बीज पिताजी ने डाल दिया था आपके अंदर संस्कृत और हिंदी से? उन्होंने ही डाला, मेरे पिताजी ने जी। पर हमारा दुर्भाग्य कहिए कि पिताजी 1947 जब मेरे दूध के दांत नहीं टूटे थे तो पिताजी तब चले गए जी। फिर उसके बाद इसका मुझे बहुत सहारा मिला कि जो जगह खाली हुई मैंने उससे कविताएं लिखकर उसे भरा जी जी। कविता सहारा बन गई आपके लिए, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जी। फिर उसके बाद तो बस जब शोर पड़ गया, अगले बार में मेरी कविता भी आ गई, है ना जी। तीसरा फिर इधर जाना शुरू हो गया।
रेडियो वाले आने लगे, मैं वहाँ भी कविता पढ़ती थी। अरे उस वक्त 20 रुपए मिलते थे, तो मेरी माँ मुझे कमाऊ पूत कहा करती थी। जी। तो पहली कविता संग्रह है मेरी कविता मेरे गीत। हाँ जी, उसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसकी भूमिका स्वयं दिनकर जी ने लिखी, तो कैसा अनुभव था वो? उन्होंने मेरे बारे में भूमिका लिखी थी, वो धर्मयुग में छपी। तब धर्मयुग एक ही पत्रिका थी जो सारे हिंदुस्तान को जोड़ती थी। तो उन्होंने लिखा था, पद्मा की कविताएं पढ़कर मुझे लगा मैं अपनी कलम फेंक देती। अच्छा है। हो बहुत बड़ी बात थी, शोर मच गया। और जो आपने आत्मकथात्मक रचना लिखी, नाम उसका चित्त चेते डोगरी में है। अच्छा। चित्त मतलब है चित्त हुआ। हाँ। और चेते यादें, जो स्मृतियाँ मेरी दिमाग में। हाँ। जी। हिंदी में उसका नाम मैंने रखा बूंद बावड़ी। अच्छा, आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि आपका रेडियो से जुड़ाव जो था वो बचपन से ही हो गया था। अरे रेडियो में बड़ा स्वाद आया, क्योंकि तब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ती थी, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद आए थे। उन्होंने इंटरव्यू में बैठे थे, तो जब उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि इस पे बोलिए। अच्छा। तो मैं इतना लंबा बोली, 20-25 मिनट हो गए जी। उन्होंने कहा कि अब तुझे समय समाप्त होने वाला है। तो मैं लास्ट थी। हाँ। तो मैं आई, मुझे आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में मिली थी। जी। ये मुझे याद है। हाँ। और फिर मैं वहाँ लग गई रेडियो। मैं अनाउंसर भी वहाँ जी, और टॉक्स भी देती थी, अपने गीत भी पढ़ती थी। हाँ, ड्रामे में भी बहुत काम किया। जी। ड्रामा में इतना किया है जी, 4 भाषाओं में करती थी। अच्छा। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और डोगरी, है ना। बड़ा स्वाद आता था मुझे। रेडियो की जिंदगी बहुत अच्छी लगी उस वक्त। और आपने समाचार वाचक के रूप में भी डोगरी बोली के लिए काम किया था उस वक्त? हाँ, कितने बार, तकरीबन 19-20। तब तो डोगरी बोली ही थी, भाषा नहीं थी? नहीं, जब मैं दिल्ली आ गई तो फिर मैं पीछे ही पड़ गई सबके। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे जी, है ना, उसकी पहली शाम उधर उन्होंने लेखकों को भी बुलाया हुआ था, और तो मैंने अटल जी को कहा, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले रेडियो के जो स्टाफ है उनको नौकरी पक्की होनी चाहिए। हमारी भाषा भी आ गई एक शेड्यूल में, है ना जी। और वो उसी वक्त आई जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। जी। तो मैं तहे दिल से हम डोगरे जो हैं उनके शुक्रगुजार हैं। जी। तो अब आप कविता को बुला ही लीजिए, हमारे श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप ही कविताओं का। कविता तो मेरे पास ही रहती है। हाँ। चलो मैं तुम्हें सांझ के बारे में कविता सुनाती हूँ। दिन निकला या योगी ने समाधि खोली है, शाम घिरती आई या गली में से कोई डोली गुजर गई, कोई कोयल कुहकी या कोई बच्चा हंसा। आजकल के जो लेखक हैं, कवित्री हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले ये कि जो आप कविता लिखते हैं उसको बुलाइए मत, वो अपने आप आ जाएगी। तो जब कविता आप लिखते हैं तो जैसे आती है वैसे लिखिए, ये नहीं कि उसके बाद आप उसको ठीक करवाने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोई शब्द जो उससे भी सुंदर हो, आपको जो इस्लाह दे वो बता दे, वो ठीक है, नहीं तो कविता वही रहनी चाहिए जी, जो कविता है जी। चलते चलते आप अपने जन्म स्थान, अपने प्रदेश जम्मू को किन शब्दों में याद करना चाहेंगी? एक माँ होती है, एक भाषा होती है जी, और एक शहर होता है। जिस शहर में आपका बचपन बीतता है, जो आप कभी भुला नहीं सकते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ फोन पर बातचीत की, अपने संस्मरण साझा किए, अपने अनुभव हमसे साझा किए। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतने लोगों से मिलवा दिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जीती रहो बेटा। जी। अभी आपने कवित्री और उपन्यासकार पद्मा सचदेव से ममता उपाध्याय की बातचीत सुनी। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।